Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे सेक्शन C of your CBSE sample paper issued for 2023. So हम इसमें सेक्शन A और B ऑलरेडी कर चुके हैं. सेक्शन C is जिसमें आपको 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So weightage for this section is 15 marks, right? So चाहे आपकी वेटेज 3 मार्क्स है, इसमें आपको प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. और एसक्यूएल के ऊपर बेस्ड अगर क्वेश्चंस होंगे सो दे आर डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट्स, जो कि 1 1 1 या फिर 1+2 जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे डिवाइड हो सकते हैं. सो चलिए शुरू करते हैं. सेक्शन सी में आपके पास 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कंसिडर द फॉलोइंग टेबल बैंक अकाउंट एंड ब्रांच. ये दो टेबल मुझे गिवन है. अब क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक अकाउंट नेचुरल जॉइन ब्रांच. सो हम दो टेबल्स को यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं. सो वी आर ज्वाइनिंग द टेबल्स. तो ज्वाइन आप नेचुरल ज्वाइन लिख के भी कर सकते हो या फिर आप इक्वी ज्वाइन की कंडीशन लगा के भी कर सकते हो, है ना. सो ज्वाइन किसी भी तरीके से हो सकता है. अब यहाँ पर हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल ज्वाइन. सो बैंक अकाउंट और ब्रांच ये दो टेबल हैं, इसके बीच में परफॉर्म हो रहा है नेचुरल ज्वाइन. आपको बताना है कि आउटपुट क्या होगा. अब इसमें हम देखेंगे कि क्या कोई कॉमन कॉलम है दोनों के बीच में. जी हाँ, कॉमन कॉलम है. ए कोड जो है मेरे पास वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब इसके बेसिस पर नेचुरल जॉइन क्रिएट हो सकता है. अगर कॉमन कॉलम नहीं होगा तो नेचुरल जॉइन क्रिएट नहीं हो सकता. ठीक है, अब हमको दिखाना है रिजल्ट. तो हम पहले तो ऊपर कॉलम के नाम लिख लेते हैं. तो यहाँ पर आपके पास वो सारे कॉलम्स दिखाए जाएंगे जो टेबल ए में है प्लस जो टेबल बी में है. सो वी विल बी राइटिंग ऑल द कॉलम्स. तो 3 यहाँ थे, 2 यहाँ थे, सो दैट इज 7. सो हम ये भी कहते हैं कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या ज्वाइन करते हैं तो आपकी डिग्री क्या हो जाती है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड. सो ये तो आपके कॉलम्स आने चाहिए. अब कंडीशन तो कोई है नहीं. अब क्या करना है, A01 है अमृता. अमृता को देखेंगे यहाँ कहाँ मैच करता है, एक दिल्ली के साथ और एक नागपुर के साथ. तो 2 बार इसका रिकॉर्ड आएगा. A01 नेम के नीचे आ जाएगा अमृता, टाइप के नीचे आ जाएगा सेविंग्स, फिर से यहाँ पर A01 एंड देन दिल्ली. अब ये एक और बार लिंक हो रहा है इसलिए ये एक बार और प्रिंट होगा. सो ये वाली डिटेल्स तो सेम ही रहेंगी, सेविंग्स एंड देन अगेन A01 नागपुर. ठीक है, देन यू हैव A02. सो A02 है आपका पार्थोदास. पार्थोदास का अकाउंट टाइप है करंट. A02 सिटी है मुंबई. अब A03 है मीराबेन. मीराबेन जो है वो किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा है. तो बाय डिफॉल्ट जो नेचुरल जॉइन होता है उसे हम इनर जॉइन भी कहते हैं, मतलब वो सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स को ही दिखाता है. सो ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स आर डिस्प्लेड. A03 किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा है इसलिए वो शो ही नहीं होगा. अगर वहां पर आउटर जॉइन लिखा होता, वैसे आउटर जॉइन इज नॉट मेंशन इन योर सिलेबस, बट अगर वहां पे आउटर जॉइन लिखा होता तो आप यहाँ पे A03 मीराबेन करंट लिखते, 3 वैल्यूज आती, लेकिन ये 2 वैल्यूज आगे की नल रहती. तो आउटर जॉइन का मतलब है कि जो मैच नहीं भी करते उनका आधा डेटा दिखा दो और दूसरी साइड पे वहां पर नल रहेगा. ठीक है, सो ये होता है डिफरेंस इनर और आउटर जॉइन में. बट यहाँ पर आपको सिर्फ नेचुरल जॉइन का रिजल्ट लिखना था, तो दिस इज योर रिजल्ट. लाइंस आप बीच में बना लेना, मतलब टेबल की फॉर्म में ड्रॉ कर लेना जब आप इसको आंसर शीट पे लिखेंगे. सो दैट्स द आंसर एंड दिस आंसर इज फॉर 1 मार्क आई गेस. सो या दिस इज फॉर 1 मार्क. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो यहाँ पर अब 2 मार्क्स का है. इसमें टेबल गिवन है, हमें 4 क्वेरीज दी गई हैं जिसका आउटपुट आपको बताना होगा. हर आउटपुट का आपको हाफ मार्क मिलेगा. ठीक है, सो यू हैव टू टेल आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द क्वेरी एंड ईच क्वेरी गिव्स यू हाफ मार्क. सिलेक्ट डिस्टिंक्ट TID फ्रॉम टेक कोर्स. सो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि रिपीटेड वैल्यूज शो नहीं करनी है. तो फर्स्ट के आंसर में आप कॉलम के नाम में डिस्टिंक्ट नहीं लिखते हो, आप सिर्फ TID लिखोगे और इसके अंदर हम लिखेंगे वैल्यूज. तो TID कॉलम है मेरा ये. सो TID में 101 102 103 104 ये हैं और साथ में नल भी है. तो आप नल लिखो या नहीं लिखो, आपके मार्क्स पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर वैसे जब हम रन करते हैं तो वो नल को भी दिखाता है. ठीक है, तो जब आप रन करते हो तो वो नल को भी दिखाता है. ऑर्डर इट डज नॉट मैटर क्योंकि यहाँ ऑर्डर बाय लगा नहीं है. आप नल लिखोगे या नहीं लिखोगे आपके मार्क्स आपको मिलेंगे ही पूरे. ठीक है, so it's 101 102 103 104. so जो different values हैं it shows those values. तो ये different values हमारे पास TID में available है. that is the purpose of distinct. select TID comma count star comma min fees from tech course group by TID having count TID greater than 1. तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो ग्रुप के ऊपर लगी है हैविंग में.
तो सबसे पहले तो हम ग्रुप बाय टीआईडी करके देख लेते हैं। तो 101 का एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। हैविंग काउंट टीआईडी ग्रेटर देन 1, मतलब जिसमें काउंट टीआईडी 1 से ज़्यादा हो। तो काउंट टीआईडी यस 2 है, सो 2 ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब 101 तो मेरे को दिखाना है। उसके बाद नल तो काउंट ही नहीं होगा, काउंट ऑफ टीआईडी है तो नल तो गिना ही नहीं जाता, वो तो वैसी कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर 102 एक ही है तो ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन फॉल्स है। 104 एक ही है, ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन फॉल्स है। 103 भी एक ही है, ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन फॉल्स है, तो मतलब एक ही बनेगा। अब आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? यू विल राइट टी आई डी, जो जो सिलेक्ट के साथ लिखा है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, मिन फीस, ठीक है। अब टी आई डी कौन सा है? 101, काउंट कितना है? 2, और टी आई डी की मिनिमम फीस तो 101 की यहाँ पर है 12,000, यहाँ पे है 18,000, तो मिनिमम कौन सी हुई? 12,000। सो 12,000 जो है आपकी वो लीस्ट जो फीस है वो हो गई, ठीक है। सो दैट इज हाउ we find this out. Third question, select C name from tech course where fee is greater than 15,000, order by C name. तो आपको सिर्फ C name दिखाना है थर्ड में। सो आउटपुट में वी हैव टू शो ओनली C name, लेकिन उनका जिनकी फीस 15,000 से ज़्यादा है। तो पहले तो मार्क कर लेते हैं कि 15,000 से ज़्यादा किसकी है। 12 नहीं है, ये इक्वल है लेकिन ज़्यादा नहीं है, हमें ज़्यादा निकालना है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये है। सो सिर्फ 2 ही फीस है हमारे पास जो कि 15,000 से ज़्यादा है। अब इनको दिखाना है ऑर्डर बाय सी नेम, मतलब आपको अरेंज करना है इन सेंडिंग ऑर्डर बट एज पर द नेम। तो सी नेम के अकॉर्डिंगली मैं अगर इसको अरेंज करती हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग, तो ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग पहले आएगा क्योंकि डी पहले आता है, तो आप ये पूरा लिख देंगे डिजिटल मार्केटिंग, और सेकंड में आपके पास आ जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्योंकि एम बाद में आता है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर हम उसको दे के लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, सिलेक्ट एवरेज फी फ्रॉम टेक कोर्स वेयर फी बिटवीन 15,000 एंड 17,000। तो आपको एवरेज फीस निकालनी है टेक कोर्स की जहां पर फीस 15 से 17,000 के बीच में है। अब ये जो बिटवीन है ना, ये दोनों साइड्स को इंक्लूड करता है। यहाँ पे सबसे ट्रिकी चीज़ वही है कि इसने 15,000 को भी गिनना है और इसने 17,000 को भी साथ में गिनना है। तो 15,000 इंक्लूड होगा, 12 बीच में नहीं आता, 10 भी नहीं आता, 9 भी नहीं आता, 18 भी नहीं आता, 16 आता है। तो 15 और 16,000 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब इनका हमें क्या करना है? एवरेज निकालना है, तो 15,500। सो इसका आंसर आ जाएगा 15,500, और ऊपर हेडिंग आप लिखोगे एवरेज फीस। सो एवरेज फीस हो जाएगी 15,500। सो इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से गलती ना हो। एसक्यूएल तो आती है पर मैथ्स भी थोड़ा सही से करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ मेथड काउंट लाइन्स इन पाइथन टू रीड लाइन्स फ्रॉम टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले द लाइन्स विच आर नॉट स्टार्टिंग विद एनी वोवल। अब देखो यहाँ पे आपको चॉइस भी आएगी वैसे तो, बट ये जो क्वेश्चन है ना प्रोग्राम वाले, ये बहुत ही टिपिकल होते हैं। आपको लग सकता है कि ये मुश्किल है, पर ये मुश्किल होते नहीं हैं। दीज आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इनको लिखना बहुत आसान होता है और इसमें पार्शियल मार्किंग होती है, तो आपको हर स्टेप के अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप तो होता है फाइल ओपन करने का, भाई उसमें तो मार्क्स कटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। तो वहाँ पर अगर आपको लिखना है तो उसमें तो कहीं से किधर भी हमारा एक नंबर नहीं जाएगा, क्योंकि फाइल ओपन करना ना आता हो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको फाइल ओपन करनी है जिसका नाम है testfile.txt। तो आप देखो पहला लाइन क्या होगी, राइट अ मेथड लिखा है। राइट अ मेथड लिखा है तो शुरू करेंगे डेफ से, पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में आएगा। देन आपको मेथड का नाम क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, काउंट लाइन्स, तो आप वो सेम नाम लिख दोगे, राउंड ब्रैकेट लगाओगे, कोलन लगाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन तो आपकी ये हो जाएगी कि डेफ लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, राउंड ब्रैकेट, कोलन, इतना तो क्वेश्चन में बताया हुआ है। उसके बाद सेकेंड लाइन में हमेशा आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे, तो फाइल का नाम सोचने की जरूरत ही नहीं है, एफ ही ले लो, फिक्स रखा हुआ है हमने एफ। एफ इज इक्वल टू, फंक्शन जो यूज होता है वो है ओपन, फाइल का नाम आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मेक श्योर यू राइट इट इन कोट्स, testfile.txt, एंड बंद कर दो। अब यहाँ पर रीड मोड में खोलना है आपको, क्योंकि आप फाइल से रीड कर रहे हो, आपको फाइल से रीड करके बताना है कि कितनी आपके पास वैल्यूज है। वैसे तो आप आर नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट फाइल रीड मोड में ही ओपन होती है, बट अच्छा लगता है लिखने में, तो हम लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू ओपन testfile.txt कॉमा आर, मतलब आपकी फाइल रीड मोड में ओपन हो गई। देखो एक नंबर तो सिर्फ ये 2 लाइंस लिखने का ही मिल जाएगा आपको। सो हाफ ऊपर वाले का, हाफ इसका, तो 3 में से 1 तो शॉर्ट हो ही गए बिना कोई लॉजिक आते हुए, है ना।
आपको नहीं भी लॉजिक आता, आप कह रहे हो कि मैम बनते नहीं प्रोग्राम, लॉजिक समझना, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तो एक तो हो गया, डेट बता देती हूँ आपको कैसे मिल जाएगा, लास्ट में एफ डॉट क्लोज लिख देना। सो 1.5 नंबर तो यहाँ पक्का है, अब बीच में जो लिखोगे उससे 1.5 आपको और मिल जाएगा अगर आप सही लिखोगे, और अगर आप मेरे चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे हो या अभी भी फॉलो करना शुरू किया है पर पूरी वीडियोस देख रहे हो प्रिपरेशन की अच्छे से, तो आप बहुत ही अच्छे से इसको कर पाओगे, सो नो वरी एट ऑल, ठीक है। सो अब देखते हैं कह क्या रहा है वो कह रहा है डिस्प्ले द लाइन्स विच आर नॉट स्टार्टिंग विद एनी वॉवल। सो देखो काम किस पे करना है, लाइन पे, है ना। सो जब आपको लाइन बाय लाइन काम करना हो तो हम रीड लाइंस फंक्शन की हेल्प से सारी लाइंस को रीड कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, लिस्ट में हमारे पास सारी लाइंस आ जाती हैं, 0 पोजीशन पे पहली लाइन होगी, फिर 1 पे दूसरी लाइन होगी, एंड सो ऑन। सो आई गेट 1 लाइन एट अ टाइम, और फिर मैं चेक कर लूँगी कि वो लाइन जो है वो वॉवल से शुरू होती है या नहीं होती है, ठीक है। वो कैसे शुरू होती है वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको रीड करना है, तो आपने क्या किया, डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स। तो आपके पास सेकेंड स्टेप फाइल ओपन करने के बाद ये हो जाता है कि डिसाइड करो कि रीड लाइंस लिखना है या रीड लिखना है। अगर वर्ड बाय वर्ड कोई कंडीशन चेक कर रहे होते या लेटर्स पे कंडीशन चेक कर रहे होते तो मैं रीड कर सकती थी, पर यहाँ कंडीशन लाइन पे चेक हो रही है तो मैं रीड लाइंस करूंगी ताकि सारी लाइंस एक साथ रीड होकर यहाँ पर आ जाए। अब सारी लाइंस रीड होकर यहाँ पर आ गई, यहाँ का जो कोड है ना मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर लाइन इन डेटा। अब ये वर्ड का मतलब नहीं है कि यहाँ लाइन ही लिखना है, यहाँ कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, मैंने लाइन लिख दिया। सो फॉर लाइन इन डेटा, डेटा आपकी लिस्ट है जिसके अंदर सारी लाइंस है। अब ये एक एक करके उसमें से लाइन को उठाएगा, पहले फर्स्ट लाइन आएगी इसके अंदर, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लूप चलेगा। फिर दूसरी लाइन आएगी, वी ऑल प्रे फॉर एवरीवन सेफ्टी। फिर तीसरी लाइन आएगी, पर आपको ये देखना है कि जो ये लाइन है ये वॉवल से शुरू होती है, एंड डिस्प्ले द लाइंस विच आर नॉट स्टार्टिंग विद एनी वॉवल। सो देखो लाइन का पहला कैरेक्टर कौन सा होगा, 0 पोजिशन पे जो है ना। सो लाइन 0 से मुझे पता चलेगा कि मेरा पहला कैरेक्टर कौन सा है। सो इफ लाइन 0, ठीक है, इज अ वॉवल तो मुझे नहीं दिखाना, लेकिन अगर वो वॉवल नहीं है तो दिखाना है। सो इफ लाइन 0 नॉट इन, इफ लाइन 0 नॉट इन, AEIOU, कैपिटल भी हो सकता है तो AEIOU। सो मैंने यहाँ पे 10 लेटर्स लिख दिए, स्मॉल वॉवल्स कैपिटल वॉवल्स। तो अगर तो लाइन 0 इन 10 में से किसी से भी मैच नहीं करता तो आपको उस लाइन को प्रिंट करवाना है। एंड अगर आप काउंट भी करवाना चाहते हो कि कितनी ऐसी लाइंस हैं तो यहाँ n एक ले लो जो कि लूप से पहले 0 होगा। सो n इज इक्वल टू 0 है बिफोर द लूप, लेकिन लूप के अंदर आप उसको 1 से इंक्रीज करा दोगे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो। लूप से बाहर आने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो उन्होंने सैम्पल आउटपुट दिखाया हुआ है, द नंबर ऑफ लाइन्स नॉट स्टार्टिंग विद एनी वॉवल इज 1। सो लूप खत्म होने के बाद मैं बिल्कुल यही सेम लाइन लिख सकती हूँ, द नंबर ऑफ लाइन्स एंड यहाँ पर n की वैल्यू, एंड देन वी विल हैव f डॉट क्लोज। तो f डॉट क्लोज करेंगे, फाइल बंद हो जाएगी, दैट इज इट, फंक्शन आपका पूरा हो गया। आपको सिर्फ मेथड बनाने के लिए कहा गया था, कॉल करने के लिए नहीं बोला है, बाकी का कोड लिखने के लिए भी नहीं बोला है। तो आप सिर्फ मेथड बनाएंगे और आपको इसके 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो कमेंट्स मतलब हैश लगा लगा कर पेंसिल से बीच में कोड को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये लाइन लिखी है तो मैं इसके साथ नीचे हैश करके लिख सकती हूँ, इट चेक्स इफ द फर्स्ट लेटर इज नॉट अ वॉवल, है ना। तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो या फिर आप नीचे एक्सप्लेनेशन करके एक छोटे से पैराग्राफ में भी अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो, बट डू एक्सप्लेन योर कोड, ठीक है। कोशिश करो कि अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अपने कोड की दे दो, चाहे आप उसको कमेंट्स की फॉर्म में दो, चाहे आप नीचे उसको एज अ पैराग्राफ दे दो। सो दैट वुड बी योर कोड। सो हमने फाइल ओपन की, रीड लाइंस के थ्रू लिस्ट ऑफ लाइंस को रीड कर लिया, n में इनिशियली 0 है, लूप लगाया फॉर लाइन इन डेटा, इफ लाइन 0 नॉट इन एनी ऑफ दीज, प्रिंट लाइन n प्लस इक्वल टू 1 प्रिंट कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया। अब आप चाहते तो यहाँ पर 10 लिखने की जगह यहाँ पे लिख सकते थे इफ लाइन 0 डॉट लोअर, तो यहाँ पर सिर्फ लोअर लिख देते। अगर यहाँ डॉट अपर लिखते तो यहाँ सिर्फ कैपिटल लेटर्स लिख देते। तो वो आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि एक कोड को करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। हम इसको रीड लाइन फंक्शन से भी कर सकते थे, बट दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू डू इट, ठीक है। तो आप एक काम को अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हो, पर मैंने आपको जो बताया दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। सो ऑप्शन में क्या कह रहा है, write a function etcount in Python which should read each character of a text file and count and display the
काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ अल्फाबेट्स ई एंड टी इंडिविजुअली। तो आपको बताना है कि लेटर ई कितनी बार आता है, टी कितनी बार आता है, इंक्लूडिंग स्मॉल केस ऑल्सो। ठीक है, सो ये फाइल है और मुझे ये बताना है कि ई और ई इतनी बार आया है, टी और टी इतनी बार। तो यहाँ पे किसको चेक कर रहे हो, लेटर, है ना। मैंने क्या कहा था, लेटर बाय लेटर हो तो क्या यूज़ करेंगे, रीड। तो बिल्कुल जैसे अभी हमने पहले किया था वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेफ, जी हाँ बिल्कुल वही जैसे वहाँ किया था। डेफ फंक्शन का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो दिया हुआ है उसी को ही लिखेंगे, काउंट कोलन सेम है, देख रहे हो ना, कोई चेंज है इसमें, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ तो दिमाग ही नहीं लगाना ना, यहाँ तो पता ही है कि यही लिखना है। और उसके बाद फाइल ओपन आपको करनी है। और फाइल कौन से मोड में ओपन हो रही है, रीड मोड में, क्योंकि उसमें से रीड करके तो हम चेक करेंगे कि भाई क्या लेटर्स हैं क्या नहीं है। और अब आती है बारी डेटा को रीड करने की। सो आई टोल्ड यू, जब लाइंस को प्रोसेस करते हैं तो रीड लाइंस आता है, पर जब लेटर बाय लेटर प्रोसेस कर रहे हो तो रीड आएगा। सो आपने रीड कर लिया। अब अगर मैं यहाँ ट्रेवर्सल लूप लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ लाइक फॉर के इन डेटा, तो के में क्या होगा, एक एक लेटर्स आएंगे। पहले के में आ जाएगा टी, फिर ओ, फिर डी, फिर ए, फिर वाई, फिर स्पेस, फिर आई, फिर एस, फिर स्पेस, फिर ए। सो इट विल रीड लेटर बाय लेटर, क्योंकि अब आप एक स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हो, ये ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग। लेकिन उससे पहले मुझे काउंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक ई नाम का वेरिएबल ले लिया जो कि 0 है, एक टी नाम का वेरिएबल ले लिया जो कि 0 है। देन आई टेक अ लूप लाइक फॉर के इन डेटा, ताकि वो एक एक लेटर को चेक करें। ठीक है, वैसे तो हमारे पास स्ट्रिंग के साथ एक काउंट नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन भी होता है। अब आप में से कई लोग जिनको पाइथन अच्छे से आ रही है वो सोच रहे होंगे कि मैम ऐसे क्यों नहीं लिख देते, डेटा डॉट काउंट ब्रैकेट में ई लिख के प्लस डेटा डॉट काउंट कैपिटल ई लिख दो, तो पता चल जाएगा भाई छोटा ई बड़ा ई कितनी बार है ना, लूप लगाने की क्या ज़रूरत है। बट बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है ना, तो 3 मार्क्स की इज्जत रखते हुए लूप तो लगाना बनता है ना। इतना इतना ईजी तरीके से नहीं लिख कर आएंगे हम। आप चाहो तो चॉइस में लिख सकते हो, बट राइट द आंसर विद द लूप। ठीक है, हमें पता है आप स्मार्ट हो, पर सारी स्मार्टनेस यहाँ नहीं दिखानी, यहाँ आप लूप से ही करोगे। तो आप यहाँ पर चेक कर लोगे कि भाई इफ़ k is equal to small e और k is equal to कैपिटल E, तो अगर वो स्मॉल या कैपिटल E के इक्वल है तो E प्लस इक्वल टू 1 कर दो। एल इफ k is equal to small t और k is equal to कैपिटल T, तो आप t प्लस इक्वल टू 1 कर दो और लूप से बाहर आकर आप प्रिंट करवा दो कि E और E कितना है, E टाइम्स, एंड T और T इतना है, और उसके बाद फाइल को क्लोज कर दो। सो क्लोज करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फाइल से रीड करके काम करने के बाद फाइल को क्लोज भी करो। सो ऐसे कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए आप कर सकते हो। अब अगर आपको वर्ड सर्च करने होते तो इसमें सिर्फ क्या चेंज होता, सारा कोड ऐसे ही रहता, डेटा डॉट स्प्लिट हो जाता। अगर हम वर्ड्स पे काम कर रहे होते तो डेटा डॉट स्प्लिट हो जाता और अंदर आप वर्ड को इक्वल टू करके चेक कर लेते। रेस्ट इज सेम, तो हम या तो लाइन बाय लाइन चेक करते हैं या वर्ड बाय वर्ड या लेटर बाय लेटर। सो दैट्स हाउ यू कोड फॉर टेक्स्ट फाइल, और ये 3 मार्क्स आपके बड़े ही प्यार से आ जाने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई भी डाउट्स हो आपको, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं पता चल रहा, तो आप इसको कमेंट्स में लिख सकते हो। और वैसे भी आज हमारी शाम को लाइव क्लास है 6:30 बजे, 6:30 वी विल स्टार्ट एंड वी आर गोइंग टू डू कंप्लीट पाइथन फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग, स्टैक, डेटा स्ट्रक्चर। 6:30 बजे शुरू करेंगे, फिर चाहे 9 बजे 10 बजे जितने बजे तक भी होगा, वी विल बी कवरिंग द कंप्लीट पाइथन सिलेबस, रिविजन टूर को छोड़ के, फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग, स्टैक पूरा कवर करेंगे आज हम। मैराथन है, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगाएंगे, लेकिन मेक श्योर करेंगे कि आपको फाइल हैंडलिंग और फंक्शंस और स्टैक अच्छे से समझ आ जाए और पता चल जाए कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करने हैं। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। 28. Write the outputs of the SQL queries 1 and 4 based 1 to 4 based on the relations teacher and placement given below. So ये आपके पास 3 मार्क्स का अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपको टीचर और प्लेसमेंट 2 टेबल दिए गए हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा AVG सैलरी फ्रॉम टीचर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। सो क्वाइट सिंपल, आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली ग्रुप बनाना है टीचर टेबल के अंदर। सो टीचर टेबल में इफ़ आई हैव टू मेक ग्रुप एज पर द डिपार्टमेंट, तो कैसे बनाएंगे, कंप्यूटर साइंस का एक डिपार्टमेंट हो जाएगा, 2 लोग हैं इसमें, हिस्ट्री का 1 हो जाएगा, 3 है इसमें, मैथमेटिक्स का 3 है।
ठीक है, सो वी हैव कवर्ड इट ऑल। करना क्या है, एवरेज सैलरी बतानी है। तो आपको शो क्या करना है, डिपार्टमेंट का नाम, और आपको शो करनी है एवरेज सैलरी। सो 3 ग्रुप्स बन रहे हैं, तो हमारे पास 3 ग्रुप्स आ जाएंगे, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब जी मेन काम तो आपका यहाँ पर मैथ्स का है ना, मैथ्स का पेपर हो गया लेकिन मैथ्स नहीं पीछा छोड़ रहा, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप इसका ऐड करेंगे, कंप्यूटर साइंस है 12,000 और 21,000, दैट इज़ 33,000। 33,000 का हाफ निकाल लो, कितना आएगा, 16,500, है ना। कैलकुलेशन आप कर लेना आप, ठीक है। हिस्ट्री है 20, फिर है 40, 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 30 90, 90/3 इज 30,000। फिर बचा मैथ्स, मैथ्स है 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 30 75, है ना, 45 प्लस 30 75, तो ये बन गया हमारा 25,000। सो ये 3 से डिवाइड, सो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट मैक्स डेट ऑफ ज्वाइन कॉमा मिन डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम टीचर। सो मैक्स डेट ऑफ ज्वाइन और मिन डेट ऑफ ज्वाइन बतानी है। देखो मैक्स होती है जितनी पास वाली डेट होगी, जितनी मतलब बाद की डेट होगी। तो अब इसमें से 2021 सबसे बड़ा साल है। सो 2021 की मैं देख पा रही हूँ कि एक ही डेट है। सो एक ही डेट है तो आगे कंपैरिजन ही खत्म हो गया भाई, 2021 सबसे बड़ा ईयर है और उसकी एक ही डेट है, तो भाई वो मैक्स डेट हो गई मेरी। अब उसके बाद है मिन डेट ऑफ ज्वाइन। सो सबसे छोटा साल यहाँ पर है 2017, 17 है ये, और 17 की भी एक ही डेट है। अगर आपके पास बाय चांस ऐसे होता कि 2017 की एक से ज़्यादा डेट्स होती, तो फिर आप मंथ को चेक करते, जो छोटा मंथ होता, फिर आप उसके बाद डे को चेक करते। तो मैक्स और मिन में पहले हमेशा ईयर वाइज देखो, ईयर मैक्स किसका है, ये सबसे सिंपल तरीका है निकालने का, ठीक है। ये कंफ्यूज ही नहीं होना कि पिछली डेट नई डेट, भूल जाओ। सबसे पहले ईयर देखो, जो मैक्स ईयर है उस ईयर वाली डेट्स को निकाल लो, फिर उसमें से मंथ देखो, जो मैक्स मंथ है उस डेट को निकाल लो, फिर अगर मंथ भी सेम है 2-4 डेट्स में तो उसमें से डे देखो, जिसका डे मैक्स है वो आपकी मैक्स डेट हो जाएगी। सिमिलर वे यू विल डू फॉर मिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा टी डॉट डिपार्टमेंट कॉमा प्लेस फ्रॉम टीचर टी placement P where T dot department is equal to P dot department and salary is greater than 20,000. So ये बना रहे हैं यहाँ पर equi join. So equi join बना रहे हैं और हम दिखा क्या रहे हैं, हम दिखा रहे हैं नाम, हम दिखा रहे हैं सैलरी, हम दिखा रहे हैं डिपार्टमेंट और प्लेस, ठीक है। सो ये 4 चीज़ें दिखाई जा रही हैं जहाँ पर दोनों के डिपार्टमेंट सेम है और सैलरी 20,000 से ज़्यादा है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम देख लेते हैं कि भाई सैलरी 20,000 से ज़्यादा कहाँ है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो ये 5 रिकॉर्ड्स हैं जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको दिखाना है नेम। तो नेम क्या हो जाएगा, रणदीप। सो रणदीप इज़ द नेम। रणदीप की सैलरी कितनी है, 30,000, 30,000, और इसका डिपार्टमेंट क्या है वो बताना है। सो डिपार्टमेंट के लिए आप मैच कर रहे हो डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स। सो ये है मैथमेटिक्स, यहाँ पर मैच होगा मैथमेटिक्स, और इसकी जो प्लेस है वो है जयपुर। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट में आ जाएगा मैथमेटिक्स और प्लेस में आ जाएगा जयपुर। सिमिलर वे हम बाकियों के लिए करेंगे। तो समायरा, सो समायरा की सैलरी है 40,000, उसका है हिस्ट्री, और हिस्ट्री का यहाँ पे प्लेस है अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद आपके पास रमन है, रमन की सैलरी है 25,000, मैथमेटिक्स है मतलब जयपुर हो गया, ठीक है। फिर श्याम है, श्याम के पास सैलरी है 30,000, हिस्ट्री है मतलब अहमदाबाद हो गया फिर से, और फिर है हमारे पास शिव, शिव की सैलरी है 21,000, कंप्यूटर साइंस है और इसकी लोकेशन है नागपुर। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, आप साफ सुथरा सा लिखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। सो दिस विल बी योर equi join for only those records जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट इज select name comma place from teacher comma T comma placement P where gender is equal to F and T dot department is equal to P dot department. तो आपको नेम और प्लेस दिखाना है, अगेन सेम ज्वाइन हो रहा है लेकिन किसका, सिर्फ फीमेल टीचर्स का। सो आपको फीमेल टीचर्स का दिखाना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास ये जो F वाले रिकॉर्ड्स है दैट इज समन, समायरा एंड शलाखा। तो समन की अब प्लेस क्या होगा आपके पास, हिस्ट्री है तो अहमदाबाद, देन समायरा हिस्ट्री है अगेन तो अहमदाबाद,
शलाखा मैथमेटिक्स है तो जयपुर, ठीक है। सो आपको ये 3 नाम और इनके प्लेस दिखाने हैं, दैट इज इट, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेरी. Write the command to view all tables in a database. Show tables, semicolon, ठीक है. So it's that simple, show tables, semicolon. ये वैसे क्वेरीज आपको ज़्यादा टफ दिए क्योंकि 2 मार्क्स में दिया है 4 क्वेरीज, तो हाफ मार्क ईच. बट यू हैव टू डू लॉट इन दिस, बट एनी हाउ ठीक है, कोई बात नहीं. कभी कभी ये 1 मार्क की भी आ सकती हैं, कभी हाफ मार्क की भी आ सकती हैं, सो डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द पेपर सेटर, ठीक है. अब write the command to view all tables in a database. So it is show tables semicolon 1 mark का, just इतना सा word. So show tables semicolon will show you all the tables in the current database. Okay, next question number 29. Write a function index list L where L is the list of elements passed as an argument. अब आपको एक question for sure functions के ऊपर आएगा प्रोग्राम लिखने के लिए, जैसे ये आया हुआ है. सो डेफिनेटली आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आएगा या ये नहीं आएगा, ये पक्का आएगा, ठीक है. सो यहाँ पर राइट अ फंक्शन में वही पहली चीज़ तो हो जाएगी कि भाई डेफ लिखेंगे, ठीक है. डेफ के बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंडेक्स लिस्ट एल, ये तो लिखना ही लिखना है. अब आगे देखते हैं क्या करना है. L is the list of elements passed as argument to the function. The function returns another list named index list that store the indices of all non-zero elements of L. तो आपको लिस्ट में जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनके इंडेक्स एक लिस्ट में डालने हैं और उसको रिटर्न कराना है. उसका नाम यहाँ दे रखा है तो हम बिल्कुल वही नाम यहाँ पर लेंगे, इंडेंट करके लिखेंगे इंडेक्स स्मॉल में, लिस्ट का L कैपिटल है, एंड इनिशियली इट इज़ अ ब्लैंक लिस्ट. तो खाली लिस्ट क्रिएट हो गई. अब आप ट्रेवर्स करोगे अपनी लिस्ट को. सो मैंने लिखा फॉर वैल इन L. सो L इज़ माई लिस्ट जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. फॉर वैल इन L हमें क्या करना है, नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब आपका जो वैल है, अच्छा ये वाला ट्रेवर्सल नहीं लगेगा हमारा यहाँ पे क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए, तो आपको इंडेक्स वाला ट्रेवर्सल लगाना पड़ेगा. सो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ L. अगर हम वैल्यूज़ को प्रोसेस कर रहे होते तो पहले वाला लूप चल जाता, बट यहाँ पर आपको इंडेक्स चाहिए, 0 1 2 3 4 इंडेक्स भी चाहिए. तो यहाँ से अब आपका लूप कैसे चलेगा कि अगर मेरे पास ये 6 एलिमेंट्स हैं, सो लेंथ हो गई 6, सो इट विल गो फ्रॉम 0 to 5. लेकिन मैं चेक तो वैल्यू को ही करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर चेक करूँगी इफ़ Li इज़ ग्रेटर देन 0 या फिर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है. हमें देखना है कि भाई नेगेटिव नंबर कहीं ना आ जाए, तो इट्स बेटर टू राइट नॉट इक्वल टू ओनली. सो नॉन जीरो एलिमेंट्स, सो नॉट इक्वल टू 0. इफ़ Li इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो इंडेक्स है इसको ऐड कर दो इंडेक्स लिस्ट में. तो इंडेक्स लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड व्हाट, आई, ठीक है. आप यहाँ इंडेंटेशन पे ध्यान देंगे, मैंने डेफ के बाद पहले टैब दे के ये 2 लाइन्स लिखी हैं, फिर फॉर आया तो फिर से टैब दे के ये लाइन लिखी है, इफ़ के अंदर वाली लाइन है तो फिर से आप स्पेस दे के अगली लाइन लिखेंगे. तो ये फंक्शन के अंदर चल रहा है, ये लूप के अंदर हो गया और ये लाइन इफ़ के अंदर हो गई, दैट इज़ इट. अब ध्यान देने वाली लाइन ये होती है कि यहाँ पे बोला जाता है रिटर्न या प्रिंट. फंक्शन रिटर्न्स अनदर लिस्ट. अगर यहाँ पे होता प्रिंट तो मैं यहाँ पे प्रिंट इंडेक्स लिस्ट कर देती, लेकिन ये कह रहा है रिटर्न्स अनदर लिस्ट, तो आपको यहाँ फॉर लूप से बाहर आके लिखना पड़ेगा रिटर्न इंडेक्स लिस्ट. सो आई हैव टू रिटर्न दिस वैल्यू. तो मुझे इसको रिटर्न कराना है, मैं प्रिंट नहीं कराऊंगी, मैं रिटर्न कराऊंगी क्योंकि क्वेश्चन में रिटर्न कराने के लिए बोला है. सो दैट इज़ इट. ये तो आपका मेथड बन गया. 3 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे. बट अगर आप फिर भी दिखाना चाहते हो कि हम इसको कॉल कैसे कर रहे हैं, तो ये डेफ के बिल्कुल नीचे आके, बिल्कुल डेफ के नीचे आके आप अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो. L इज़ इक्वल टू जो भी यहाँ पर दे रखी है 12 4 वट, और उसके बाद आप लिख सकते हो प्रिंट और फंक्शन को कॉल करवा लो, इंडेक्स लिस्ट ब्रैकेट में L को पास कर दो. सो यू कैन कॉल द फंक्शन ओवर हियर लाइक दैट, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट फंक्शन फॉर प्रोसेसिंग लिस्ट. नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन आएगा स्टैक के ऊपर बेस्ड. चॉइस आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, पर चांसेस है कि चॉइस पक्का आएगी. सो ये क्वेश्चन भी 100% आना ही आना है स्टैक के ऊपर कि आपको एक स्टैक इम्प्लीमेंट करना है, पुश पॉप ऑपरेशंस बनाने हैं. तो यहाँ पे 2 चॉइस है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, उसके बाद सेक्शन दिया जाता है. सो यू हैव टू मेक दिस क्वेश्चन फॉर श्योर. और स्टैक भी बहुत ईजी होता है, सिर्फ दिखते हैं क्वेश्चन बड़े, लेकिन स्टैक बनाने का तरीका सेम ही है. तो क्वेश्चन बदल भी जाएगा तो भी आप ऑलमोस्ट सिमिलर वे से ही उसका कोड कर रहे होगे. तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैम इतना बड़ा कोड कैसे करेंगे. तो इतना बड़ा कोड नहीं है, क्वेश्चन ही बड़ा होता है, कोड सिंपल है, और जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए कोड काफ़ी हद तक सेम ही रहता है, ठीक है. अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अ कस्टमर, कस्टमर नेम, फोन नंबर, सिटी. राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशंस ऑन द स्टैक नेम्ड स्टेटस.
तो स्टैक का नाम है स्टेटस, आपको बनाना है पुश एलिमेंट टू पुश एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग नेम एंड फोन नंबर ऑफ कस्टमर्स हु लिव इन गोवा टू द स्टैक. नाउ पॉप एलिमेंट में क्या करना है, टू पॉप द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम. ऑल्सो डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी व्हेन देयर आर नो एलिमेंट्स इन द स्टैक. सो यहाँ पर जैसे ये लिस्ट दी हुई है तो इस लिस्ट में से सिर्फ वही वाले ऐड होंगे जो गोवा वाले हैं. जैसे ये गोवा वाला है तो इसका नाम और फ़ोन नंबर ऐड हो गया. मुंबई कोचिन वाले ऐड नहीं हुए. उसके बाद आउटपुट में क्या होगा, एक एक करके प्रिंट कराएंगे. जब स्टैक खाली हो जाएगा तो इट शुड प्रिंट कि स्टैक खाली हो गया. ठीक है, शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्टैक का नाम ले लेना है. स्टैक का नाम क्या है, स्टेटस. सो आई विल राइट स्टेटस इज इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट. ठीक है, तो जो स्टैक है वो आपकी एक खाली लिस्ट है. फिर आप बनाओगे डेफ पुश एलिमेंट, जो भी नाम उन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप यूज़ कर सकते हो. आप यहाँ पर एक लिस्ट रिसीव कर रहे हो जिसके अंदर आपके पास नाम है, फ़ोन नंबर है और लोकेशन है. अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि भाई अगर तो 0 1 2 2 है ना, ये 0 पे हुआ, ये 1 पे हुआ, ये 2 पे हुआ. अगर तो L2 मेरा गोवा है, ठीक है. सो इफ़ L2 इज इक्वल टू गोवा तो मुझे इसको स्टेटस वाले स्टैक में डालना है. तो स्टेटस वाले स्टैक में ऐड करने के लिए क्या करते हैं, अपेंड, है ना, स्टेटस डॉट अपेंड. लेकिन पुट सिर्फ क्या करना है, 0 और 1 इंडेक्स को. ठीक है, तो 0 और 1 इंडेक्स को पुट करना है तो आप लिख सकते हो 0:2 भी लिख सकते हो या L स्क्वायर ब्रैकेट :2. तो उससे क्या होगा, वो सिर्फ नेम और फ़ोन नंबर को ही राइट करेगा. सो स्टेटस डॉट अपेंड L स्क्वायर ब्रैकेट में :2. अगर मैं ये नहीं लिखूंगी, सिर्फ L लिख दूंगी तो वो गोवा को भी इंसर्ट कर देगा. जबकि आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें सिर्फ नेम और फ़ोन नंबर जा रहा है, लोकेशन नहीं जा रही है. तो इसलिए हमें लोकेशन को नहीं लेके जाना है. तो स्टेटस डॉट अपेंड L:2. ठीक है, तो ये इंसर्ट हो गया, खत्म. बस इतना सा काम था, है ना, कुछ मुश्किल था इसमें, कुछ भी नहीं. ऐसे ही बनाएंगे डेफ पॉप एलिमेंट. अब पॉप एलिमेंट में क्या करना है आपको, पॉप एलिमेंट में वी हैव टू पॉप फ्रॉम द स्टैक. ठीक है, और जब खत्म हो जाए तो स्टैक एम्प्टी दिखाना है. तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इफ़, या फिर आप एक सीधा सा लूप लगा दो वाइल ट्रू, मतलब ये इन्फाइनाइट लूप है, चलता रहेगा. और इसके अंदर मैं चेक कर लूँगी कि इफ़ लेंथ ऑफ स्टेटस, जो मेरे स्टैक का नाम है, इज इक्वल टू 0. सो अगर तो लेंथ ऑफ स्टेटस 0 हो गया है तो प्रिंट कर दो स्टैक एम्प्टी. ठीक है, सो वी विल प्रिंट स्टैक एम्प्टी. सो इफ लेंथ ऑफ स्टेटस इज इक्वल टू 0, प्रिंट स्टैक एम्प्टी. एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो आप पॉप कराओ और उसको प्रिंट करा दो. तो कैसे करेंगे, प्रिंट स्टेटस डॉट पॉप. मैं नेक्स्ट लाइन पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको दिख जाए. ठीक है, सो प्रिंट स्टेटस डॉट पॉप. सो प्रिंट स्टेटस डॉट पॉप लिखने से क्या होगा, वो पॉप भी होगा और प्रिंट भी हो जाएगा. एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ लेंथ स्टेटस इज इक्वल टू 0, प्रिंट स्टैक एम्प्टी के बाद आप ब्रेक भी लिखेंगे. क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो वो आपका टर्मिनेट नहीं होगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट ब्रेक ऑल्सो ओवर देयर. ठीक है, सो ओके, आई होप आपको ये दिख रहा है. ठीक है, अदरवाइज इसका कोड मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ साइड पे. तो मैंने बेसिकली क्या लिखा है, वाइल ट्रू पॉप के अंदर. ठीक है, वाइल ट्रू के अंदर चेक किया है कि अगर तो लेंथ जो है वो 0 है तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे स्टैक इज एम्प्टी. एंड उसके बाद ब्रेक लिखना ज़रूरी है. फिर आप एल्स में क्या करोगे, प्रिंट स्टेटस डॉट पॉप, कि पॉप भी हो जाए और प्रिंट भी हो जाए. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ स्टेटस इक्वल टू 0. तो हम प्रिंट करा देंगे स्टैक इज एम्प्टी एंड ब्रेक कर देंगे. अदरवाइज हम स्टेटस डॉट पॉप से जो भी आ रहा है उसको प्रिंट कर देंगे. सो दैट लूप हैज़ टू बी विद इन दी पॉप एलिमेंट थिंग. सो हमेशा पॉप ऐसे ही होता है, आपकी वैल्यू बदल सकती है लेकिन कोड कभी चेंज नहीं होता, कोड वही रहता है. ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन भी देख लो. इसमें क्या कह रहा है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश एस आइटम वेयर एस आइटम इज अ डिक्शनरी containing the details of stationery items, name और उसकी value है price. The function should push the names of those items in the stack who have price greater than 75. Also display the count of elements pushed in the stack. For example, if the dictionary contains this, तो आपको नोटबुक पेन दिखाना है एंड इसमें पॉप नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने कि कितने आपने पुश किए. ठीक है, सो यहाँ पर पुश एस आइटम बनाना है. सो पुश एस आइटम बनाने के लिए क्या करेंगे, वी विल बी राइटिंग डेफ पुश एस आइटम. एस आइटम इज नेम ऑफ द डिक्शनरी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टैक का नाम हमें नहीं दिया है
तो हम स्टैक का नाम खुद से ST ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस डिक्शनरी को ट्रेवर्स करोगे लाइक फॉर K इन S आइटम, इससे क्या होगा, एक एक करके की फैच होगी और हम चेक कर लेंगे कि S आइटम में उस K पे जो वैल्यू है, मतलब जो उसका प्राइस है ना। सो डिक्शनरी में आपके पास नेम आएगा K में क्योंकि वो की है। अब उसका आपको प्राइस देखना है तो S आइटम K ग्रेटर देन 75, अगर तो 75 से ज़्यादा है तो आपको सिर्फ उसका नाम जो है वो स्टैक में पुश कराना है। तो ST डॉट पुश K। तो जैसे कि इसमें पेन आया, पेन किस में आया, K में। अब S आइटम K कितना हो जाएगा, 106, 106 75 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ST में पुश हो जाएगा पेन। उसके बाद आया पेंसिल, पेंसिल का क्या है 59, 75 से ज़्यादा नहीं है, फॉल्स हो गया। फिर आया नोटबुक, नोटबुक है तो पुश का मतलब क्या होता है, ऊपर ऐड होता है, ठीक है। सो पर हम यहाँ पुश नहीं करेंगे क्योंकि पुश कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर तो आप क्या लिखोगे, अपेंड, यहाँ पर आपको लिस्ट वाला मेथड ही लिखना है। तो स्टैक डॉट अपेंड के, तो अपेंड करेंगे तो पेन के पीछे नोटबुक, मतलब ये अगर 0 पोजीशन पे आया है तो ये 1 पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इरेजर 25 है वो ऐड नहीं होगा, दैट इज इट। आपको ये भी बताना है कि कितनी वैल्यूज ऐड हुई हैं, सो काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक, उसके लिए आप लेंथ कर सकते हो। तो आप यहाँ पर इसको कॉल कैसे करोगे, आप ये डी आइटम वाली लाइन लिख लोगे, उसके बाद आप पुश को कॉल कर लोगे राउंड ब्रैकेट में डी आइटम पास करके, और उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट करा दोगे द काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक और यहाँ पर लेंथ ऑफ ST। सो लेंथ ऑफ ST आपको बता देगा कि कितने एलिमेंट्स हमारे स्टैक में पुश हुए हैं, ठीक है। सो पुश का मतलब है लिस्ट में अपेंड करना है, और पॉप का मतलब है कि लिस्ट से भी पॉप करना है, क्योंकि डिलीशन भी एंड से होती है और इंसर्शन भी एंड पे होती है। सो वी ऑलवेज इंसर्ट एट द एंड, वी ऑलवेज डिलीट फ्रॉम द एंड, ठीक है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू कोड फॉर इट। एग्जाम से पहले मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगी ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे ऐसा लगे ही ना देख के कि ऐसा क्वेश्चन हमने किया नहीं हुआ, इसको कैसे करें। सो वी विल बी डूइंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस अभी आने वाले दिनों में, अभी भी हमारे पास 10 दिन है, सो इनफ टाइम वी हैव। सो आज आप अच्छे से पढ़ लेंगे शाम को, ठीक है, और उसके बाद हम इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, दिस वाज आवर सेक्शन ई। बहुत टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है ये क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सो इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन, इसलिए इसको अपना पहले से प्रिपेयर करके चलना, अपना टाइम मैनेजमेंट भी सेट करके चलना कि भाई ये टाइम खाने वाला है। बाकी हमें यहाँ पे टाइम ज़्यादा इसलिए भी लगा क्योंकि सब में ऑप्शंस थी और मैंने आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं और वाले, पर पेपर में आपको दोनों नहीं करने होंगे, पेपर में तो एक ही करना होगा, जो you'll manage, right? So that's it for this video. जाने से पहले लाइक कर दो भाई, है ना, इतनी मेहनत की है, लाइक तो बनता है एक। सो लाइक कर दो फटाफट से, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि भाई अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो पेपर तो हम आपका क्लियर कराएंगे ही, क्लियर क्या, अच्छे मार्क्स फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर करेंगे, और उसके बाद CUET भी प्रिपेयर करेंगे, और फिर BCA BTech BSc जो भी करोगे यहीं इसी चैनल से करोगे जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.